हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम 2017 का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आपके ये 2017 का पेपर हुआ था। पेपर हुआ था कब? 2018 में हुआ था, 8 अप्रैल को। तो हम इसको कर लेते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से आने की संभावना है, कौन से टॉपिक हमको ज़्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक को हमको कम ध्यान देना है, किस प्रकार से आपको आगे स्ट्रेटजी बनानी है। तो 2021 वाला हमने करवा दिया है, ये 2017 वाला है। ये आपका यूथ कंपटीशन का बुक है। इस बुक को मैं पूरा सॉल्यूशन, मतलब पूरा जितना सॉल्यूशन है उसको लेकर एक्सप्लेन पूरी तरह से करूँगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो आपकी पूरी तरह से ये आपका जो प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। एक आपके माइंड में एग्जिस्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से हमको आगे पढ़ना है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर आर ओ की तैयारी करना होगा मेरे साथ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके आर ओ से रिलेटेड काफ़ी वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पर। तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, आचार्य दिए हैं और सिद्धांत दिए हैं। ये मत देखिएगा कि आपका कौन सही है कौन गलत है, सिर्फ ये आप ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन आपके बने हैं प्रीवियस ईयर में। अब देखिए, यहाँ पर एक आचार्य, यहाँ 4 आचार्य दिए हैं और यहाँ पर आपको क्या दिया गया, सिद्धांत दिया गया है। तो लवकुली से एक आचार्य दिए गए हैं। पूछ रहे हैं कि इनका संबंध किससे है, नागार्जुन का संबंध किससे है, भद्रबाहु, गोसाल। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं लवकुलीस का संबंध किससे है, पाशुपत से है। किससे? पाशुपत से। इन्होंने पाशुपत का सिद्धांत दिया। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। भद्रबाहु किससे संबंधित है? तो भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित है। और मक्खली गोसाल किससे संबंधित थे? तो ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। अब आपको क्या पता चला कि हमको जो भी आचार्य हैं मेन उनको याद रख लेना है, वो किस संप्रदाय से हैं, उनका सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर ये आपको तो 2-3 तो तीनों याद ही होगा, आपको लकुलिस याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर लकुलिस वाला ही आप कंफ्यूजन करेंगे। ठीक है, लकुलिस पाशुपति सिद्धांत। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या होता है। देखिए, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होता है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न होता है, लेकिन त्रिपिटक भी उससे पहले होता है। अब देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न और त्रिपिटक का विशेष महत्व है। अगर हम त्रिपिटक देखें, यहाँ लिखा गया है पीटक है। ठीक है, कुछ हम ट्रिक भी बताएंगे ताकि आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रख पाएँ आप। अब देखिए, त्रिपिटक लिखा गया है, तो त्रिपिटक में सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम्म पिटक आते हैं। और त्रिरत्न में कौन आता है? तो त्रिरत्न में आपके बुद्ध आते हैं, धम्म आते हैं और संघ आते हैं। ये याद रखेंगे। तो त्रिपिटक, यहाँ पिटक लिखा गया है तो सब में लास्ट में पिटक लगा दीजिएगा। सुत्त, विनय और अभिधम्ब। क्या लगाएंगे? सुत्त, विनय और अभिधम्ब। और रत्न में भगवान बुद्ध तो रत्न ही थे ना एक प्रकार से, तो वो रत्न थे, वो धम्ब थे, वो संघ उनका था। ये याद रखिएगा। अब देखिए, त्रिरत्न कहाँ पर होता है? जैन धर्म में भी होता है। तो उसमें जैन धर्म में क्या त्रिरत्न माना जाता है? उसमें दर्शन माना जाता है, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक चरित्र होता है। तो आपने क्या क्या अभी पढ़ा? अगर मैंने पूछा कि आप त्रिरत्न क्या होता है, तो आप बुद्ध से स्टार्ट करिएगा। बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न बुद्ध वाला याद रख लेगा। अगर त्रिरत्न में जैन धर्म से पूछूं तो उसमें सम्यक याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र याद रखिएगा। अगर मैं पिटक पूछूं कि त्रिपिटक क्या होता है, तो यहाँ पर सुत्त याद रखिएगा, ठीक है, विनय याद रखिएगा और अभिधम्ब याद रखिएगा। पिटक में ऐसे याद कर लीजिएगा, अगर याद ना हो रहा होगा तो पिटक से मतलब पीट देना, तो पीट देंगे तो क्या करेंगे? पीट देंगे तो वो सो जाएगा। ठीक है, विनय पूर्वक सो जाएगा। अभिधम्ब ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सम्यक दर्शन जैन धर्म का था कि बौद्ध धर्म का, वहाँ पर प्रेशर होता है तो सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। जब जैन पूछे तो सम्यक याद रखिएगा, सम्यक। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो एक क्वेश्चन बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा वाला सुमेलित नहीं है, जिसमें भीतरी कह रहा है पुलकेशिन द्वितीय, ये आपका गलत है। जैसे नासिक है, ये कौन से शासक? गौतमी पुत्र।
आपके अभिलेख से संबंधित गौतमीपुत्र का जो शासक थे उनका अभिलेख नासिक में। खारवेल का अभिलेख हाथी गुम्फा जो अभिलेख है खारवेल से संबंधित है। गिरनार जो अभिलेख है वो रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, ये याद रखिएगा। भितरी किससे संबंधित है, तो जो भितरी अभिलेख है आपका स्कंदगुप्त शासक से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा भितरी स्कंदगुप्त से। एक बार फिर बता देता हूँ, एहोल अभिलेख जो होता है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम ना याद रखिएगा, वहाँ पर प्रथम भी दे सकता है, लेकिन प्रथम के आगे एक पाई और खींच दीजिएगा तो वो ये एहोल हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। नासिक वाला गौतमी पुत्र याद रखिएगा। हाथी गुम्फा खारवेल याद ही रहता है, इसको याद नहीं करने की जरूरत है। भीतरी याद रखिएगा स्कंद गुप्त, भीतरी मतलब गुप्त रहेगा ना, ठीक है, याद रखिए गुप्त कहाँ पे, भीतर, जो भीतर मतलब एक दरवाजा होता है उसके अंदर भीतर उसको कहा जाता है, तो गुप्त भीतर ऐसे याद करिए। गिरनार याद रखिएगा रुद्रदामन प्रथम। गिरनार, तो गिर मतलब रुद्र, गिर मतलब पहाड़ होता है, तो पहाड़ बहुत रुद्र होता है ना, रुद्र रूप धारण करता है पहाड़, ऐसे गिरनार रुद्र रूप पर, तो ऐसे कैसे बना के याद कर लीजिए ताकि काफ़ी समय तक याद रहे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो विक्रमशिला, तो विक्रम याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। अब देखिए पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र और योग्यतम उत्तराधिकारी धर्मपाल, किसके पुत्र थे, गोपाल के मतलब यही गोपाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। उन्होंने 770 से 810 ईस्वी के मध्य शासन किया था, तो 770 से 810 के मध्य शासन किया था। बौद्ध धर्म में अनुयायी और परम सौगात की उपाधि धारण करने वाले धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं बौद्ध धर्म में अनुयायी और परम सौगात की उपाधि, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है कि बौद्ध धर्म इसमें आपके ये पाल वंश में, कि पाल वंश में अनुयायी परम सौगात की उपाधि कौन धारण किया था, तो वो धर्मपाल ने धारण किया था और उन्होंने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, करें नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हुए तो 200 गांवों को दान में दिया था। उन्होंने क्या किया था, नालंदा के विश्वविद्यालय के जो खर्च हुए तो 200 गांवों को दान में दिया था। 11वीं शताब्दी के कवि सोढल ने उदय सुंदरी कथा में उसे उत्तरापथ स्वामी कहा था, किसे, धर्मपाल को। तो धर्मपाल को जो यहाँ पर ये कवि थे सोढल, उदय सुंदरी कथा में उन्होंने उनको उत्तरापथ स्वामी कहा था। देखिए ये धर्मपाल वंश बंगाल की साइड में राज्य करता था, तो ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, अगर विक्रमशिला पूछे विश्वविद्यालय तो ये धर्मपाल याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित शासकों के नाम का सही कालक्रम संयोजित कर उसका अपना उत्तर नीचे दिए गए कोड में चयन कीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये देखिए, अब यहाँ पर उनका मतलब समय बताना है। देखिए समय वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके पेपर में, इस बार भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पीसीएस प्री में पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यशो वर्मा की बात करें, यशो वर्मा, तो यशो वर्मा आपके कब से कब थे, 925 से 950 ईस्वी के आसपास पे ये राज करते मतलब शासक था इनसे। इसके बाद धंग की बात करते हैं, तो धंग कब से संबंधित थे, तो धंग किससे संबंधित थे, 950 से 999 के बीच में थे। विद्याधर कब से 1003 से 1035 के बीच में थे, और कीर्ति वर्मा कब थे, 1060 से 1100 के बीच में कीर्ति वर्मा थे। तो पहले नंबर पे ये आ जाएंगे, इसके बाद दूसरे नंबर पे ये आ जाएंगे, फिर विद्याधर आ जाएंगे, फिर आपके ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तो ये 3 2 1 4, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आपका 3 2 1 4। चलते हैं नदी, कह रहे हैं गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी, आदि बराह की उपाधि किसकी थी, तो ये मिहिर भोज थे। तो इनके बारे में पहले ये याद रखिएगा, ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे, मिहिर भोज उनकी उपाधि क्या थी, आदि बराह इनकी उपाधि थी। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक एवं महान भोज प्रथम तथा मिहिर भोज ने लगभग
महान शासक, याद रखिए, महान शासक भोज प्रथम थे अथवा मिहिर भोज, इनको भोज प्रथम भी कहा जाता है या मिहिर भोज। लगभग 50 वर्ष 836 से 885 तक शासन किया था। वैष्णव उपासक, ये वैष्णव उपासक थे। भोज प्रथम ने अपने सिक्कों पर आदि बराह की उपाधि का अंकन करवाया था। किसका उपाधि करवाया था? आदि बराह अंकन का। अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वृत्तांत में मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। किसने? अरब यात्री सुलेमान ने यात्रा वृत्तांत में जो मिहिर भोज था मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसने बताया था? ये सुलेमान ने बताया था। अब देखिए 10 मिनट में क्या हुआ, आपका प्राचीन भारत से जितने भी क्वेश्चन थे आपके खत्म हो गए। तो आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पढ़ना है, पहले टॉपिक देख लीजिए। गुर्जर प्रतिहार वंश, ये सब पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। और यहाँ देखिए वैसे ही क्वेश्चन आएगा, पेपर देख लीजिएगा, जब पेपर होगा ऐसे ही क्वेश्चन इसी पर बेस रहेगा। थीम यही रहती है, थीम पेपर की कभी नहीं चेंज होती है। क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है कि टफ क्वेश्चन बनेगा या सिंपल क्वेश्चन बनेगा। थीम चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, थीम कभी नहीं चेंज होगी, थीम वही रहती है। अब यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा कि जो यशो बर्मन, कीर्ति बर्मन, अब मतलब ये सब के बारे में, पाल वंश के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। ये सब पूछ सकते हैं आपसे। आचार्य के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। और जो ये मतलब अभिलेख हैं, अभिलेख जितने भी इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं इन सबको, तो ये टॉपिक आप अपने कहीं पर नोट कर लीजिए, कौन कौन से टॉपिक आपको याद करना होगा। अब यहाँ पर देखिए मध्यकालीन भारत में देखते हैं कौन कौन सा आपका सही है। मध्यकालीन निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आपका ये कालानुक्रम वाला क्वेश्चन फिर आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं पहला कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, कह रहे हैं तराइन का युद्ध कब हुआ था। द्वितीय युद्ध पूछ रहे हैं। पहला युद्ध तो 1191 में हुआ था, लेकिन दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसके बाद तराइन का युद्ध हुआ। फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई थी? 1296 में थी। तो आपको पता ही होगा, पहले तराइन का युद्ध, खिलजी वंश तो बाद में बहुत आया, ठीक है। तो ये याद याद रखेंगे। यहाँ पर दूसरा, ये इसके बाद ही मान लो चौथा के बाद ही तीसरा होगा हमेशा, ये याद रखिएगा। चौथा के बाद तीसरा यहाँ है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा एकदम आपका, ठीक है। यहाँ तीसरा देखिए पहले दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये सिर्फ आप ऐसे भी देखा करिए, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ आपको तराइन आ रहा है और खिलजी आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन देखिए पकड़िए वहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अफगान षड्यंत्र नहीं आ रहा है, ना कि आपका मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी का स्थानांतरण, ना ये मान लीजिए आ रहा है, ये भी सिंपल है, लेकिन मान लीजिए नहीं आ रहा है। तो आपको क्या आ रहा है? आपको आ रहा है कि हमारा हमेशा जो क्वेश्चन होगा, पहले तराइन आएगा, तराइन के बाद आपका जलालुद्दीन खिलजी वाला आएगा, ठीक है। तराइन पहले आएगा, इसके बाद खिलजी आएगा। तुगलक भी देख लीजिए, तुगलक तो खिलजी के बाद ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कट गया, क्योंकि यहाँ 3 पहले दे दिया। 3 कभी नहीं पहले आएगा, हमेशा 3 बाद में आएगा। 4 के 3 पहले आ गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आप 50-50 में आप खेल सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि 4 में खेलना टफ होता है, 50-50 में खेलना आसान होगा, 2 में खेलना आसान होगा। अब यहाँ पर देखिए अफगान षड्यंत्र कब हुआ था? 1325 में हुआ था। मान लीजिए ये नहीं आपको आ रहा है, लेकिन मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण कब हुआ था? 1327 में हुआ था। तो ये आपको तुगलक वंश, मतलब इसके आसपास तो आपको चले ही जाएंगे खिलजी के बाद। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, एक जो है आपका लास्ट में दे रहा है, और यहाँ देख रहा है एक पहले, यहाँ भी आप काट सकते थे कि एक एकदम पहले दे दिया, तो एक तो एकदम पहले होगा ही नहीं, क्योंकि तो ये तुगलक वाला कैसे पहले हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत, ये वाला आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर वहाँ पर देखिए ऐसा मत सोचा करिए नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए, हो जाएगा। हर क्वेश्चन मतलब टफ होता है वहाँ पर करना, क्योंकि वो प्रेशर ही अलग होता है। यहाँ जितना बताना आसान है उतना वहाँ टफ होता है, मुझे पता है। अब यहाँ पर लिखिए, लिखा गया रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी और गुजरात, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहे हैं कौन से वहाँ के शासक, ये बताना है। तो देखिए रणथंभौर हमीर देव थे, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे, देवगिरी रामचंद्र थे, गुजरात के कर्णदेव थे। तो 1 2 3 4 चारों आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। रणथंभौर हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा रामचंद्र और गुजरात
कर्णदेव, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं करा कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, एक सुमेलित नहीं है, ये बता दीजिए। अब इब्न बतूता कहाँ से हैं, तो इब्न बतूता आपके मोरक्को से आते हैं। ठीक है, मार्को पोलो इटली से आते हैं। तो मोरक्को कहाँ पर है, आप अफ्रीका बनाएंगे, अफ्रीका मान लीजिए, ये अफ्रीका है। ठीक है, सही सुन, ये सही, तो एक मिनट, ये ऐसे करके ऐसे बना, मान लीजिए अफ्रीका है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, बुरा नहीं है, थोड़ा सा ही एरिया है। यहाँ पर जहाँ एटलस माउंटेन है, या आपका कह सकते हैं सहारा मरुस्थल का ये उत्तर पश्चिमी वाला एरिया है, ये है मोरक्को देश। यहीं से कौन आया, इब्न बतूता। कैसे आया होगा, ऐसे ही आया होगा, केप ऑफ गुड होते हुए भारत पहुंचा होगा। ठीक है, तो मोरक्को, आप ये इब्न बतूता मोरक्को हो गया। मार्को पोलो इटली से, इटली आपका यही देखेंगे, ये मेडिटेरियन सी है, यहीं पे आपका इटली है, तो यहीं से आपका ये भी आया होगा ऐसे, या इधर से आया गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अब्दुल रज्जाक कहाँ का, तो अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं है, अब्दुल रज्जाक ईरान का है। याद रखेंगे, अब्दुल रज्जाक कहाँ का है, ईरान का होगा। इसका तो पास ही है, यहीं से पास हो गया, इधर वो चला गया होगा। और नूनीज कहाँ से है, नूनीज कहाँ से है, तो नूनीज पुर्तगाल से है। तो याद रखेंगे, नूनीज पुर्तगाल। अब पुर्तगाल कहाँ है, यहाँ जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि के ऊपर देखेंगे एक देश है पुर्तगाल, जिसकी राजधानी लिस्बन है। बस पुर्तगाल, नूनीज पुर्तगाल से था, वो भी ऐसे ही आया होगा, जैसे वास्को डी गामा आया है वैसे ये भी आ गया होगा। तो ये याद रखेंगे। हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए, इब्न बतूता मोरक्को का था, एकदम सही था। मार्को पोलो आपका इटली का था। अब्दुल रज्जाक ईरान का, ये आपका वहाँ पर गलत था। नूनीज कहाँ का था, तो नूनीज पुर्तगाल का था, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। देखिए, अमीर कोही क्या था, कृषि से रिलेटेड था, ये याद रखेंगे। देखिए, कोही कहीं लिखा रहे वर्ड, तो कोही से का से कृषि, का से कोही, याद रखेंगे। ठीक है, कि कोही और कृषि, तो ये ये कौन सा, दीवाने अमीर कोही, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, MBT जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, अभागा मतलब शासक इसको बोला जाता है। कृषकों की प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सहायता देकर कृषि को प्रोत्साहन हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी। पृथक कृषि विभाग, जिसको आप दीवाने अमीर कोही कहा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, दीवाने अमीर कोही। इस सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी करवाया था, किसने करवाया था, MBT ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां की उपाधि दी गई थी। राज सुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक ने दुनिया का खान कहा गया है। तो राज सुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया है, दुनिया का खान कहा गया है। यह मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। कौन था, यही था। इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। तो तीनों चीजें याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे आप, तो यहाँ रखेंगे स्वप्नशील किसको कहा गया, MBT को कहा गया। पागल किसको कहा गया, इसी को कहा गया। रक्त पिपासु किसको कहा गया, इसी को कहा गया। देखिए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी भी इसी ने स्थानांतरित किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो याद रखिएगा, MBT राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। ठीक है, सबसे शिक्षित विद्वान भी यही था। ठीक है, उलूग खां, मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खान की उपाधि भी दी गई थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। अमीर कोही कृषि विभाग था। ठीक है, बस इतना चीज़ें याद रखेंगे। अगर MBT के बारे में तब भी हो सकता है यहाँ से कुछ पूछ ले। चलते हैं, अब भक्ति आंदोलन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा गया था। मतलब वो दिल्ली का क्या था, ये चिराग था, ये चिराग बना है, और यहाँ लिख देता हूँ दिल्ली। मतलब ये अगर आपको फिगर याद रह जाएगा, दिल्ली है, ऊपर चिराग जल रहा है। तो किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली, तो नसीरुद्दीन को याद रखेंगे, नसरुद्दीन को याद रखिएगा। रचना देखिए, प्रसिद्ध चिश्ती संत और तौहीद ए इलाही के रचनाकार, इस कौन थे, तौहीद ए इलाही के रचनाकार, ये याद रखेंगे। हर एक चीज़ें याद रखेंगे। तौहीद ए इलाही के रचनाकार नसरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली, दिल्ली है उसके ऊपर एक चिराग जल रहा है, ये याद रखेंगे। तो वो कौन से हैं,
नसरुद्दीन, नसीरुद्दीन, तो ये नसरुद्दीन याद रख लेंगे, कई बार बोलिए याद हो जाएगा, कहा जाता है। जबकि निजामुद्दीन औलिया को महमूद ए इलाही कहा जाता है। किनको? निजामुद्दीन औलिया को महमूद ए इलाही कहा जाता है। बाबा फरीद को फरीदुद्दीन गंज ए सकर कहा गया जाता था। देखिए बाबा फरीद है ना, इनको फरीदुद्दीन गंज ए सकर कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और भारत में चिश्तिया समुदाय की नींव रखी थी। तो ये याद रखिएगा, बाबा फरीद को गंजे सकर कहा जाता था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन, मोइनुद्दीन, ये तो नसीरुद्दीन थे जिनको दिल्ली का चिरागे दिल्ली कहा गया। बस इतना याद रख लेंगे और ये सब के बारे में भी याद रख लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मुगल साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन बने हैं, तो मुगल साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन जो बने हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हम मिटाते हैं इसको, फिर देखते हैं। ये यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? मतलब अगर शाहरुख खान, अब सोचते होंगे अगर ये क्वेश्चन शाहरुख खान इस समय पढ़ रहे होंगे तो उनको पता होगा कि हमारे नाम से सिक्का किसने चलाया था। तो शाहरुख खान के नाम से, मतलब शाहरुख नाम से सिक्का बाबर ने चलाया था। जैसे मैं कुछ चीज़ें अदर बोलूँ तो मतलब उसको वैसे मत लीजिएगा, मतलब सिर्फ मैं याद करवाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ आप सब प्लीज़, अब एल्गोरिथम चेंज हो चुका है यूट्यूब का, लाइक और मतलब आपके कमेंट पर डिपेंड करता है उसका एल्गोरिथम। अब एसईओ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इसलिए आप प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए एक प्यारा सा। ठीक है, लिखा गया शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया। हाँ, अगर अच्छा ना लगे तो भी कमेंट कर दिया करिए, हम उसको सही करेंगे। ठीक है, शाहरुख नामक चांदी के सिक्के का प्रचलन भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? बाबर ने किया था। उल्लेखनीय है कि बाबर ने पानीपत विजय की स्मृति में प्रत्येक काबुलवासी को एक एक शाहरुख का सिक्का उपहार प्रदान किया था। अब यही पूछेगा कि शाहरुख किसका सिक्का था, मतलब शाहरुख नाम का जो सिक्का था वो किसका था? चांदी का। किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। बस ये याद रखेंगे। आयोग द्वारा प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अब हो सकता है इसमें कुछ गलती हुआ हो, इसके लिए आयोग ने इसमें इसको बाहर कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा शाहरुख सिक्का चांदी का था, ये याद रखेंगे। ठीक, बाबर ने चला। अब यहाँ पर देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आपको देखना होगा। पहले तो आप कौन क्या याद रखेंगे, अपने नोट्स में याद रख लीजिए, एक विद्रोह वाला टॉपिक आप तैयार करेंगे। देखिए कभी भी जब आप टारगेट बनाया करिए हमको क्या पढ़ना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करिए, कहाँ से क्वेश्चन आया है। विद्रोह वाला टॉपिक याद कर लीजिएगा, एक दो दिन में रिवीजन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने ये सब विद्रोह, ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से करवाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में जाके चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, ये विद्रोह दिया है, वर्ष दिया है। चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। कह रहे हैं कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। तो 31-32 में कोल विद्रोह, कोल बहुत पूछा जाता है, 1831-32 में याद रख लेंगे। संथाल कब हुआ था? तो 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में। देखिए एका विद्रोह और मोपला विद्रोह दोनों एक साथ याद रखेंगे। एका विद्रोह अपने उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं, यहाँ पर हुआ था। और जो आपका मोपला विद्रोह ये केरला में हुआ था। तो दोनों ही एक ही साथ हुआ था 21 में। तो एका विद्रोह, मोपला विद्रोह दोनों एक ही साथ याद रखेंगे 21 में। संथाल 55-56 में याद रखेंगे। कोल 31-32 में याद रखेंगे। और अहोम 1828 में। संथाल कैसे याद रखेंगे? 1855-56 में थाल में लेकर परोस दिया गया था 1857 की क्रांति। संथाल पहले आया, तब इसके बाद परोस दिया गया क्या? 1857 की क्रांति। तो थाल से इसके बाद 57, इसके बाद क्या? नील विद्रोह हुआ था। तो पहले आपका
कौन सा विद्रोह? संथाल परोज दिया गया, फिर 1857 आ गया, फिर नील विद्रोह आ गया, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए, चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य में से कौन से नहीं थे? तो चंपारण कृषि जांच की समिति में से यही अनुग्रह नारायण नहीं थे। तो कौन कौन थे यहाँ देखते हैं। चंपारण में देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं उतना इम्पोर्टेंट है, जो ये आपका एक्सप्लेनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन से बनेगा ही, आप पेपर उठा के देखिएगा। अगर सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कर लिए तो आपका लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएगा। करें चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच हेतु बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडवर्ड गाइड द्वारा एफजी स्लाई की अध्यक्षता में, अब देखिए किसकी अध्यक्षता में? एफजी स्लाई की अध्यक्षता में। एक मिनट, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। हाँ, एफजी स्लाई की अध्यक्षता में क्या किया गया? चंपारण कृषि जांच का गठन किया गया। कौन थे? एफजी स्लाई। ठीक है, एफजी स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया। इसके सदस्यों में कौन थे? इसके सदस्यों में याद रखिएगा, सबसे महान नेता महात्मा गांधी जी थे, जी रायनी थे, डीजे रीड थे, एल टेबर थे, एल सी आदमी थे, और हरिहर प्रसाद नारायण सिंह शामिल थे। तो कितने लोग हो गए? अब इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इनकी अध्यक्षता किसने किया था? एफजी सलाई। अब गांधी जी उस समय उतने बड़े शख्सियत नहीं थे चंपारण के समय, इसलिए अध्यक्ष नहीं बनाया गया, नहीं तो गांधी जी ही बनते अध्यक्ष। तो एफजी सलाई इसकी अध्यक्षता किए थे कि चंपारण कृषि जांच समिति का, जिसमें ये 3 कठिया प्रथा चली थी ना, नील किसानों ने चलाया था। वो मतलब अंग्रेज 3 कठिया प्रथा चला रहे थे। तो यहाँ पर क्या है? महात्मा गांधी जी थे, जी राइन। अब देखिए कैसे याद करेंगे, गांधी जी राइन, ठीक है, राजिन गांधी जी, डीजे राइन डीजे, ठीक है, एल टेबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, एल टेबर, ठीक है, और आदामी हरि प्रसाद नारायण सिंह। अब कोई भी ट्रिक बनाइए जिससे याद हो जाए। यहाँ पर क्या करते हैं? रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे? राइनी, ठीक है, और क्या? टेबर, ठीक है, और ये आदामी, और ये हरिप्रसाद नारायण सिंह। तो एक एक अक्षर पकड़ लीजिए। तो राइनी याद रख लीजिए, राइनी क्या करेंगे? रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे? टेबर से टेलर, ठीक है, टेलर किसका होगा? किसी आदमी का होगा, और उसको नारायण सिंह देखेंगे, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए, राइनी, रीड, टेबर, आदामी, नारायण, मतलब कुछ भी बना लीजिए, अब तो याद ही हो गया होगा शायद आपको। कूका की आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी, याद देखिए। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा पंजाब में की गई थी। यह मूलतः धार्मिक आंदोलन था, जो बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। आज भी होता है, कई धार्मिक आंदोलन होते हैं, प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए, कई धार्मिक आंदोलन होते हैं, बाद में उसको राजनीति दे दिया जाता है, ठीक है। भगत जवाहर मल ने सियान साहब के उपनाम से भी जाना जाता है। अब यही पूछेगा कि सियान साहब की उपाधि किसने धारण किया था? तो सियान साहब की उपाधि किसने धारण किया था? भगत जवाहर मल ने धारण किया था। बस अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन यहाँ पे कह रहा है, सहायक संधि कह रहा है, राज्य अपहरण नीति कह रहा है, और ये अस्थाई बंदोबस्त कर रहा है। अब देखिए, अस्थाई बंदोबस्त हमने कैसे याद करवाया था? जब आप कॉर्न खाते हैं, कॉर्न नहीं होता जो भुट्टा वाला, तो आपको एनर्जी कैसे मिलती है? अस्थाई प्रकार की एनर्जी, मतलब परमानेंट एनर्जी मिल जाती है। तो परमानेंट सेटलमेंट यही होता है ना, तो अस्थाई कॉर्न से, ये याद रखिएगा। अब यहाँ लिखा राज्य अपहरण नीति, तो ये डल हौजी याद रखिएगा, डल हौजी, हौज बनाया था, उसमें अपहरण कर लिया था, एक हाउज बना लिया था, उसमें अपहरण कर लेता था सबको, ये डल हौजी ने, ऐसे याद रखिएगा। सहायक संधि बेले जली, इसको हमने कैसे याद करवाया था? देखिए, जब 1 2 3 लोग हैं, ये 2 लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो ये तीसरा क्या है? ये तीसरा जलता है, तो यहाँ पर जली लिखा गया है, तो ऐसे याद कर लीजिए, सहायक जली। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन लिटन नहीं था,
यहाँ रिपन था, यहाँ लिटन रिपन में हमेशा यही कंफ्यूज करेगा। जो लिटन था वो हमारे फेवर में काम नहीं करता था, लेकिन जो रिपन साहब थे ये हमारे फेवर में काम करते थे। मतलब इनको दयालु कहा गया था, जितने भी वायसराय या गवर्नर हुए थे सब में इसमें इनको एक अच्छा, जैसे आपका इनको कहा गया था। और कई लोग थे जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया था, उन्होंने बेंटिक को, उनको भी कहा गया था। तो मतलब कई ऐसे हुए थे, ज़्यादा नहीं हुआ था, दो चार गिने चुने लोग हुए थे जिनको सही कहा गया था और सभी वैसे ही थे। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये देखिए स्थानीय सुशासन रिपन है, यहाँ पर सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली है, आराज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी है, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस है। 17 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। घटनाओं पर विचार कीजिए, कालक्रम के अनुसार बताइए। अभी भी कई क्वेश्चन आया था पीछे पीरी में, तो कालक्रम का मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना ही दिया था, उन्हीं से 2-3 क्वेश्चन आ गया था, आप देख सकते हैं जाके। यहाँ लिखा गया है गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। तो ये कब हुआ था? तो क्वेश्चन में हम आंसर डायरेक्ट देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट ये 28 अगस्त 1928 में हुआ था, ये याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 से 1 दिसंबर 1931 में हुआ था। अब देखिए कैसे याद करेंगे, जिसे गांधी इरविन जब समझौता हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो ये 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसके बाद ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ, सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 में। तो ये लगभग सभी डेट सिंपल ही है, कुछ में इसमें टफ नहीं है कुछ। तो नेहरू रिपोर्ट 28 में, ये गांधी इरविन समझौता 31 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 से 1 दिसंबर 1931 में। ये मार्च में हुआ था गांधी इरविन समझौता, और गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर को हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? तो ये 16 अगस्त 1932 को। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ देखते हैं क्या कहते हैं। कह रहे सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सी आर दास, ठीक है, सी आर दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, जो किसकी पार्टी की स्थापना किए थे ये भी पूछता है। तो स्वराज दल की स्थापना इन्होंने किया था, किसके साथ मिलकर? मोतीलाल नेहरू के। सी आर दास उसके क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? वो जो आपका वो इनका क्या हुआ, जो पार्टी बनी थी स्वराज पार्टी, उसके अध्यक्ष थे। और मोतीलाल नेहरू क्या थे, ये भी कई बार पूछा गया है। मोतीलाल नेहरू, ये नेहरू जी के पिता, ये उसके महासचिव थे। तो माँ से महासचिव, माँ से मोतीलाल नेहरू, ठीक है, महासचिव मोतीलाल नेहरू, ऐसे याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास, याद रखिएगा। देश बंधु के उपनाम से सी आर दास चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु मानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का गुरु, राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु और चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु माना जाता है। बस इतना याद रखेंगे। चलते हैं देखते हैं। करें ऑपरेशन रूबिकॉन का कूट शब्द है, जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? अब देखिए ऑपरेशन रूबिकॉन क्या था? तो जेल में गांधी का आमरण अनशन था। ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पूना में आगा खां पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने के लिए किया गया था। मतलब लोग क्या कह रहे थे? लोग कह रहे थे गांधी जी अब मर जाएंगे, नहीं बचेंगे, उसी की सूचना देने के लिए ऑपरेशन रूबिकॉन। क्योंकि अगर गांधी जी पूना वाले जेल में मर जाते तो मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि कितना बड़ा दंगे हो जाते उस समय, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑपरेशन रूबिकॉन लगाया गया। अब देखिए 20वां क्वेश्चन क्या था? अब ये तो याद हो गया ना, जेल में गांधी जी के आमरण से संबंधित है। अब यहाँ पर लिखा गया है, देखिए समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार और केसरी और यंग इंडिया, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक यंग इंडिया होता है, एक न्यू इंडिया होता है। ये दोनों में हमेशा आप कंफ्यूज होंगे। जब न्यू इंडिया की बात करें तो वो एनी बेसेंट आएगा, क्योंकि एनी बेसेंट दूसरी जगह से आई थी, भारत की नहीं थी, वो दूसरे स्थान से आई थी। अब दूसरे स्थान से जब वो आई थी तो वो भारत में क्या देखने आई थी? न्यू इंडिया देखने आई थी, ना कि यंग इंडिया देखने आई थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी लगाइएगा, क्योंकि गांधी जी की आप हमेशा फोटो देखते होंगे, थोड़ा सा वो
उनकी एज वाली फ़ोटो, ज़्यादा एज वाली गांधी जी की फ़ोटो देखते होंगे, तो यंग वो एज वाला, सो ये यंग वाला ऐसे ही कंपेयर कर लीजिएगा, मतलब रिलेट कर लीजिएगा, यंग से महात्मा गांधी हो जाएगा, न्यू से एनी बेसेंट हो जाएगा, ये याद रखिएगा, एनी बेसेंट। ये हो गया। केसरी सब कुछ जानते हैं, केसरी बीजी तिलक। केसरी किसमें था, दोनों ये पूछा जाता है, केसरी किसमें था और पूछा जाता है मराठा किसमें था। अगर केसरी पूछा जाए तो ये आपका मराठी भाषा में था, ठीक है, दोनों अलग अलग है। और मराठा जो पत्रिका थी ये इंग्लिश में थी, तो केसरी मराठी में थी, मराठा इंग्लिश में था, ये भी याद रखेंगे। मिरालुत अखबार ये राजा राम मोहन राय। समाचार दर्पण जेसी जेसी मार्समैन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, समाचार दर्पण जेसी मार्समैन। अब यहाँ पर देखते हैं, यही है मेरा समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी आपका बीजी तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। अब यहाँ पर देख रहे 21 नंबर पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। करें कौन सा एक सा व्यक्ति है जो आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। तो देखिए यहाँ पर मेजर जनरल शाहनवाज खान थे, प्रेम कुमार साकल थे और कर्नल शौकत अली मलिक थे, ये भी थे, तो तीनों लोग थे। मेजर करतार सिंह नहीं थे, तो याद, मेजर करतार सिंह भारत के पहले सैन्य दंत चिकित्सक थे, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये मेजर करतार सिंह कौन थे, तो जन दंत चिकित्सक थे, कि ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और ये तो देखिए शाहनवाज खान, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो हाईलाइट में कर देता हूँ। प्रेम कुमार सहगल और शौकत अली मलिक, तीनों लोग का नाम याद रखेंगे। चलते हैं ने देखते हैं। अब यहाँ लिखा गया, ये भी देखिए कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था, पूना समझौता कब हुआ था, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था, 16 अगस्त 1932 में हुआ था। ये पूना समझौता कब हुआ था, सितंबर 1932 में। अच्छा बताइए, जब ये कम्युनल अवार्ड आया उसी के बाद समझौता हुआ था, तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि जो ये निर्णय है और समझौता हुआ, पहले 4 आएगा फिर 2 आएगा, 4 के बाद 2 यहाँ भी तो चल सकता है, चाहे यहाँ भी चल सकता है, लेकिन यहाँ तो एकदम नहीं चल सकता। यहाँ 2 पहले कर दिए हैं और 4 बाद में कर दिए हैं, तो ऐसे काट दीजिए। यहाँ भी देखिए 2 पहले कर दिए हैं, 4 बाद में कर दिए हैं, तो बस आप तो ये तो सही हो गया, 2 ही अब बचा। अब आप कह रहे हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो अगस्त प्रस्ताव आपको पता होगा 1940 में आया था, सबसे लास्ट में होगा, तो सबसे लास्ट में 2 चीज़ें हो गई, अभी भी आपको नहीं पता है। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, देखिए तृतीय गोल, अब यहाँ पर थोड़ा सा तीनों में आपको कन्फ्यूज करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों, मतलब ये मत सोचिएगा सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ठीक है। जब यहाँ आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ टफ लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है। यहाँ लग रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कुछ ऐसा बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो मतलब पहले कौन सा हुआ था, पहले सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड आया था 16 अगस्त में, फिर पूना समझौता 24 सितंबर को, फिर तृतीय क्या हुआ था 17 नवंबर। तो निर्णय, समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, मतलब तृतीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी को कोई नहीं मतलब था, ठीक है। गांधी जी सिर्फ दूसरे वाले में गए थे, कांग्रेस पार्टी सिर्फ दूसरे वाले में गई थी। अगस्त प्रस्ताव ये तो जानते हैं, 8 अगस्त 1940। तो पहले निर्णय आएगा, फिर समझौता होगा, फिर गोलमेज सम्मेलन होगा, तो 1 2 3 हो जाएगा। और अगस्त प्रस्ताव क्या होगा, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। ये तो 32 ये मत याद रखिएगा, अगस्त याद रखिएगा, निर्णय, पूना समझौता 24 सितंबर याद रखिएगा, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा 17 नवंबर, ठीक है। तो ये 32 तो याद ही रहेगा आपको। चलते हैं, अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में क्या क्वेश्चन जहाँ से आया है वो सब एनसीईआरटी से, मैं एक दिन किसी दिन दिखा दूंगा कि एनसीईआरटी से सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये नहीं मतलब कहिएगा कि और बुक से भी आया होगा, क्योंकि सब बुक वाले एनसीईआरटी छापते हैं, कोई अलग से थोड़ी बना के आता है, सब वही एनसीईआरटी इधर उधर से ला के देते हैं, कुछ उसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं, फिर बस एनसीईआरटी वो अपना बुक बन जाता है उनका, और सब कुछ एनसीईआरटी होता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप के तरंगे को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है।
कह रहे हैं पृथ्वी की सतह का वह भाग जहाँ पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो आखेदी केंद्र कहलाता है, ये याद रखें। अब इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, मैं आपको एक पृथ्वी बनाता हूँ, ये पृथ्वी है आपकी। अब एक जगह ये यहाँ होता है, एक पृथ्वी की सतह वाला भाग होता है, जो जहाँ पर देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों गलत मत कहिएगा। कह रहे हैं पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को, अब सतह का यहाँ लिखा गया है, सतह का वह भाग, तो सतह का ये ऊपर वाला सतह है ना, इसी का वह भाग जहाँ पर भूकंपीय तरंगों, ऐसे भूकंपीय तरंगों चल रही है, तो ऐसे ऐसे जाके मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गई। तो ये कह रहे हैं कि जो ये वाला आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, इसको, इसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा। देखिए, ये वाला पोर्शन आपका अधिकेंद्र कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ईपी सेंटर कहलाता है, ये सॉरी, तो ईपी सेंटर इसको कहते हैं। और जो नीचे यहाँ पर रहता है वो क्या कहलाता है, वो फोकस कहलाता है। ठीक है, तो नीचे ये बी अंदर वाला क्या होता है, फोकस कहलाता है, इसको ईपी सेंटर कहते हैं, उसको हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब पृथ्वी की सतह का यहाँ वाला जो ऊपर वाला पृथ्वी की सतह है, वहाँ उसको अधिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। जबकि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है, यहाँ से भूकंप का कंपन प्रारंभ हो रहा है, उसे भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम अधिकेंद्र से रिकॉर्ड किया जाता है। याद रखेंगे, कहाँ से, भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम कहाँ से रिकॉर्ड किया जाता है, अधिकेंद्र से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो अधिकेंद्र कौन सा है, ईपी सेंटर कह रहे हैं, उसी से रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया ना, फोकस अंदर होता है और ईपी सेंटर जो अधिकेंद्र होता है वो बाहर पृथ्वी की सतह पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहाड़ियाँ दिया गया है और राज्य दिया गया है। अब आप बताइएगा, पहाड़ियाँ और राज्य, गारो कहाँ मिल जाएगी, तो आपको पता होगा गारो मेघालय में मिल जाता है। मिरी कहाँ मिल जाता है, मिरी पहाड़ियाँ, तो मिरी पहाड़ियाँ आपको कहाँ मिल जाएंगी, तो मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल में मिल जाएंगी। कुल्ला मलाई पहाड़ियाँ कहाँ मिल जाएगी, तो ये तो आपको नाम से ही पता चलेगा कि केरला में मिलेगी या तमिलनाडु में मिलेगी। तो कोल्लई मलाई तमिलनाडु में मिलेगी, डालमा झारखंड में मिलेगी। तो यही लिखा गया, गारो मेघालय में, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में, डालमा झारखंड में। नाम से देखिए, कई कई क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो नाम से ही पता कर लिया करिए। कोल्ला मलाई ये सब तमिलनाडु की साइड है, दक्षिण भारत की है। डाल में ये गारो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, ये सभी क्वेश्चन का सभी लोग कर देंगे। ये मत सोचिएगा मैंने ये क्वेश्चन कर दिया तो मेरा स्कोर अच्छा, नहीं, जो क्वेश्चन सिंपल रहता है वो सब कर लेते तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। जो टफ क्वेश्चन है वो करा करिए। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है, ये भी सब क्वेश्चन सब लोग कर देंगे। ये आपका कभी चेंज ना होने वाला है, तो ये याद रखिएगा। जैसे गुजरात हुआ, गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, उड़ीसा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ। 4 केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली और तथा दमन दीव, ये हैं जो आपके कहाँ पर हैं, भारत के तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं। तो ये तो पता ही होगा आपको, 9 है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये भी सब कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड और देखिए लिखा गया है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास कर रही है। उल्लेखनीय है कि थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी, थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी। जबकि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं, तो बुक्सा उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। भोटिया है, जौनसारी है, थारू है, गोंड है, धुरिया है, परहरिया है, खरवार है, बैगा है, ये सब है। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ भोटिया, बुक्सा, थारू, जौनसारी और राजी है। तो याद रखेंगे, उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है, भोटिया है, बुक्सा है, थारू है, जौनसारी है और राजी है। ठीक है,
तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजनाएं और कृषि पर विचार कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका में रंध्राक्रास बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो ये बताना है आपको। अब यहाँ पर कौन सा आपका सही है? करें, मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, मृत्तिका में रंध्राक्रास में अधिक पाए जाते हैं। तो एक बार हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मिट्टी की प्रजातियों में जो मृत्तिका है अधिकतम दरझार करती है। तो पहला वाला आपका सत्य कह रहा है, क्योंकि मृत्तिका रंध्रग्रास छोटे आकार के लगभग 0.002 mm होते हैं। इस प्रश्न का प्रथम कथन सत्य, जबकि असत्य कथन ये तो कह रहा है रंध्र बड़े आकार, जब बड़े आकार में पाए जाएंगे तो ये जलधारण ज़्यादा नहीं करेगी, ये छोटे आकार में पाए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जलधारण क्षमता बताइए। तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, देखिए दोनों क्वेश्चन वैसे ही है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर जलधारण क्षमता होगी? मृत्तिका में सबसे ज़्यादा जलधारण क्षमता होती है। इसके बाद आपका गाद में होती है, फिर बालू में होती है। देखिए, मृत्तिका में सबसे ज़्यादा होती है, फिर गाद में होती है, फिर बालू में होती है। मृदा की जलधारण क्षमता रंध्रक्रासों के आकार पर निर्भर करती है, जो अभी यहाँ पर बताया गया था कि जब बड़ा आकार होगा तो जलधारण कम करेगा, छोटा आकार होगा तो जलधारण ज़्यादा करेगा। ये याद रखेंगे। जिसमें रंध्रक्रास बड़े आकार के होते हैं उसमें जलधारण की क्षमता कम होती है, जैसे ऊपर बताया गया था। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं कि बांध है और नदी है। तो बांध और नदी हम देख लेते हैं कि बांध और नदी, दुलहस्ती जो बांध होता है वो चिनाब नदी पर बनाया गया था। इसका मतलब आपको जितने भी बांध जिस नदी पर बनाए गए हैं, जो रिसेंट में भी बांध बने रहते हैं, जिसका इनोग्रेशन भी होता है मोदी जी के द्वारा या किसी स्टेट के सीएम के द्वारा, उसको भी याद कर लिया करिए। गाधी सागर चंबल नदी पर है, उकाई तापी नदी पर है, और तवा तवा नदी पर है। तो दुलहस्ती चिनाब नदी पर, गांधी सागर चंबल नदी पर, उकाई तापी नदी पर, तवा तवा। यहाँ पर देखते हैं खनिज शक्ति संसाधन और उद्योग व व्यापार, ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक बार मेरी बात जरूर मानिएगा, इस वीडियो को एक बार तो ऐसे देख रहे हैं, एक बार 2 की स्पीड में ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो भी आपके ईयर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो ईयर पूरी तरह से आपको तैयार हो जाए। ठीक है, तो 2 की स्पीड में ज़रूर देखिएगा। कभी भी टाइम मिले, कुछ काम कर रहे हैं, वैसे ही लगा के बैठ जाइए करिए, ताकि आपको वो चीज़ें पूरी तरह से याद हो जाए। कोई चीज़ थोड़ा ही पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। करें, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? करें, धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत कौन सा है? देखिए, जो धात्विक खनिजें होती हैं वो हमारे धारवाड़ समूह की चट्टानों में मिलते हैं। गोंडवाना समूह के जो चट्टान होते हैं उसमें कोयला मिलते हैं, जैसे कोयला टाइप ये होते हैं, ये आपको ऊर्जा से रिलेटेड ये यहाँ पर मिलते हैं। विंध्यन में आपको चूना पत्थर मिलेगा, सीमेंट से बनाने जो सीमेंट जिससे बनता है ये सब मिलेंगे। तो ये विंध्यन प्रकार की शैली में मिलता है। ये देखिए, धारवाड़ सल की क्रम में धात्विक खनिजों का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें सोना हुआ, लोहा हुआ, अभ्रक हुआ, क्रोमियम हुआ, तांबा हुआ, मैग्नीज हुआ आदि धातुएं धारवाड़ समूह से प्राप्त की जाती है, जबकि कोयले के निक्षेप गोंडवाना समूह की शैलों में प्राप्त किए जाते हैं, जो आपने बताया है। और विंध्यन पूछे तो चूना पत्थर वाला ये होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं विश्व का भूगोल की बात करते हैं। चुक्की कमाटा चिली में है। ठीक है, चुक्की कमाटा चिली में। अब चिली कहाँ पर जाएगा? ये अगर हम आपका मैप बनाते हैं ये ऐसे, ठीक है, ये आई थिंक सही नहीं बना है ये, तो चलिए ऐसे, ये आपका चिली एरिया है। ठीक है, ये आपका चिली एरिया है जहाँ एंडीज पर्वत है। यहीं पर एक स्थान है चुक्की माटा। ठीक है, चुक्की माटा उत्तरी चिली में है, ये भी याद रखेंगे। हो सकता है वहाँ पर स्टेटमेंट बना के दे दे कि ये चुक्की माटा जो है वो कहाँ पर है, दक्षिणी चिली में है। तो आप कहेंगे चुक्की माटा तो है चिली में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उत्तरी में है कि दक्षिणी में है, तो गलत हो सकता है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके कई बार क्वेश्चन आ गए हैं, जिनको आप पढ़ के जाते हैं चुक्की माटा चिली में, सबको पता है, लेकिन वो पेपर वाला सोच लेता है अब ये बताइए कि उत्तरी में है कि दक्षिणी में है।
अब देखिए, चुक्कीमाटा महत्वपूर्ण खान चुक्कीमाटे तांबे के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय, विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली ही है। इसके पश्चात पेरू है, चीन है, दूसरा तीसरा स्थान रखता है। पेरू, चीन दूसरा और तीसरा स्थान रखता है। तो मतलब इसी चिली के ऊपर ही तो पेरू है, तो दूसरा स्थान रखता है। और चीन चीन लगभग हमेशा सब में आगे ही रहता है, तो चीन तीसरा स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर तांबा, चिली चुक्कीमाटा तांबा। मानव भूगोल मानचित्र वाले देखिए, कह रहे हैं पुष्टाज, हंगरी आप पढ़े होंगे, खा पी के पुष्ट हो गए हैं, हंगर भूखे रहेंगे तो कहाँ पुष्ट होंगे, हाँ ठीक है, उस वाली पुष्टाज इसको पढ़ रहे हैं। पंपाज है, तो पंपाज कहाँ पर है, तो ये पंपाज आपका अर्जेंटीना में पड़ेगा। पुष्टाज कहाँ पर पड़ेगा, तो पुष्टाज आपका हंगरी में पड़ेगा। बेल्ट आपका कहाँ पड़ेगा, तो बेल्ट आपका अफ्रीका में पड़ेगा। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो ये भाग है ये आपका, सॉरी ऐसे नहीं ऑस्ट्रेलिया बनता है, यहाँ पर ये कारपेंटर खाई ये सब। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, यहीं जो बीच वाला स्थान है ये डाउन है। अब यहीं डाउन वाला स्थान है, यहीं पर घास उगती है, तो इसलिए डाउन घास का मैदान कहा जाता है। बस ये देखिए, पंपाज आपका कहाँ पर है, अर्जेंटीना में, पुस्टैज हंगरी में, बेल्ट आपका दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। अब यहाँ क्या लिखा गया है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की दिशा का अनुक्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण की दिशा का अनुक्रम जो होगा आपके जापान के द्वीप का, वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे ऊपर कौन सा पड़ जाता है, तो सबसे ऊपर होक्काइडो पड़ जाता है। उसके नीचे कौन सा पड़ जाता है, उसके नीचे होक्कू पड़ जाता है, होन्शु पड़ जाता है, उसके नीचे शिकोकू और क्यूसोसू। हमने कैसे बताया था, हमसे ये ऐसे बताया था कि नीचे अगर क्यूसोसू लिख रहे हैं, क्यू सूसू, तो ये कहता है कि क्यों आपने हमको नीचे लिखा है। तो क्यों क्यों का जवाब ये मांगता है, क्योंकि ये भी सोचता है हम भी ऊपर रहेंगे। तो क्यों याद रखेंगे हमेशा, क्यों सोसू नीचे होता है, होक्काइडो क्या होता है, ऊपर होता है, होन्शु शिकोकू बीच में होते हैं। 4 द्वीपों में होक्काइडो, शिकोकू और होन्शु क्यूसोसू समूह है। इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण दिशा इस प्रकार होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूसोसू। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि इन्हीं चारों द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु है, ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में अगर हम देखते हैं कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये कौन सा है, जन्म नियंत्रण। याद रखेंगे, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावकारी हुआ जन्म पर नियंत्रण करिए, वो करें, बच्चे कम पैदा करिए, जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय प्राकृतिक जन्म नियंत्रण है। उल्लेखनीय है कि माल्थस ने जनसंख्या का प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में, जबकि अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था, शायद इस बार आया था। अगर आप पीसीएस का पेपर देखेंगे, मैं देखूंगा ये वाला क्वेश्चन कि आया, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में, जबकि जीविकोपार्जन के साधनों में समांतर श्रेणी में होती है। ठीक है, तो जीविकोपार्जन का जो श्रेणी होता है वो समांतर, आप एपीजीपी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अब क्लास 11th 12th में शायद पढ़े होंगे, या जब आईआईटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको एपीजीपी पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, कई कोचिंगों में पढ़ाया गया हो, तो वहाँ पर क्या है, पहला चैप्टर वही पढ़ाया जाता है। जब मैथ पढ़ाया जाता है, आईआईटी की तैयारी आप अगर किए होंगे तो आप देखे होंगे, पहला चैप्टर वही पढ़ाया जाता है, एपीजीपी। ठीक है, एपीजीपी से स्टार्ट करते हैं टीचर, क्यों, एपीजीपी थोड़ा सिंपल होता है, तो थोड़ा सा बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो बच्चा समझ में आ जाए। फिर इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो टफ़ होता जाता है। अगर वही टफ़ पढ़ा देंगे तो बच्चा भाग जाएगा, इसीलिए एपीजीपी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, असाइनमेंट देते हैं बढ़िया आईआईटी में, मतलब जो कोचिंग किए होंगे उनको पता होगा। अब देखिए यहाँ क्या होता है, उनके अनुसार यदि स्वयं के नैतिक नियंत्रणों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण न पाया गया हो तो प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा व्यापक अकाल मृत्यु होगी। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो ये याद रखेंगे।
अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। तो कहाँ पर महिला साक्षरता न्यूनतम थी, मतलब ये यहाँ पर दिया है, कहाँ पर, राजस्थान में। देखिए जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना था, 74.04, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14 था और स्त्री साक्षरता 65.44 था। उल्लेखनीय अधिकतम महिला साक्षरता वाले राज्यों का अवरोही क्रम में कौन है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता केरल में है, इसके बाद मिजोरम में है, लक्षद्वीप में है, गोवा में है। मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में क्यों है, मिजोरम में ज़्यादा क्रिश्चियन रहते हैं, ठीक है, तो क्रिश्चियन जहाँ रहते हैं वहाँ पर जनसंख्या वैसे ही आगे, वो साक्षरता वैसे ही याद रहे। न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले राज्यों का आरोही क्रम में क्या है, बिहार है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे कम साक्षरता से सबसे बिहार है, फिर राजस्थान है, फिर झारखंड है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो बिहार का पहला स्थान है, यहाँ बिहार तो है नहीं, तो जो नहीं है उसके बाद देखते हैं कौन है, तो राजस्थान है, या राजस्थान रख दिए, फिर झारखंड आता है, फिर जम्मू कश्मीर आता है, फिर उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, तो याद रखेंगे बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर, ये दोनों साथ ही रहते हैं, ठीक है। ये कहता है हम आपके बिना नहीं रह सकते, ये कहता है हम आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये दोनों एक ही साथ रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वो भी नीचे वाली श्रेणी में ज़्यादा ही रहते हैं, ऊपर वाली श्रेणी में, अच्छे श्रेणी में कम रहते हैं ये दोनों, ठीक है। मतलब ये जो क्लास के दो वैसे बच्चे नहीं होते हैं नटखट, वही टाइप की ये दोनों हैं। कौन कौन, ये बिहार है और ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ क्या कर रहे हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अंदर निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई। कह रहे हैं किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई, ये नागालैंड में। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 की जनगणना में नागालैंड की कुल जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए यहाँ पर गिनते हैं कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 19,78,502। अब जबकि 2001 की जनगणना में यहाँ की जनसंख्या 19,90,336 थी। अब 2001 में इतना था और 78,000 बचा। नागालैंड की जनसंख्या में लगभग 12 लाख, मतलब 12,000 तो कमी हो गई ना, कमी आई। अतः 2001 से 11 की अवधि में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर -0.6 थी, जबकि ये केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दादर और नगर हवेली की थी, 55.88%। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दादर नगर हवेली में हुई थी। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर लक्षद्वीप में हुई, ये याद रखें, केंद्र शासित प्रदेशों में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक है। कह रहे हैं 2011 में जनगणना में निम्नलिखित में किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर मणिपुर दिया गया है, केरल तो दिया नहीं। देखिए प्रसंगत राज्यों में साक्षरता का अवरोही क्रम में क्या है, तो मणिपुर में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, फिर पंजाब में है, फिर असम में है, फिर मध्य प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर केरल में 94, जबकि न्यूनतम साक्षरता बिहार में 61। सबसे ज़्यादा कहाँ पर, केरला में 94%, फिर 61.08% कहाँ पर है, बिहार में। यहाँ कर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश में कुल जनसंख्या का परसेंट कितना था। यही क्वेश्चन कब आया था, यही क्वेश्चन आया था 2021 वाले पेपर में, जो आपका रद्द हो गया। और यही क्वेश्चन कहाँ पे आया है, यही क्वेश्चन 2017 में आया है, ठीक है। देखिए जो लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर से नहीं पूछता, प्रीवियस ईयर से ही पूछा है। तो भारत में नगरीय देश की जनसंख्या कुल कितना परसेंट है, 31.16%, ये याद रखेंगे। ये देखिए देश की नगरीय कुल जनसंख्या 31.2%, मतलब 16 हो गया तो 2 बन गया, 31.16। अब जब ये 5 से बड़ा होता तो ये 2 बन जाता है, तो 31.2 लिख दिया गया है बस। 2001 की जनगणना में 2011 में नगरीय जनसंख्या 3.4% वृद्धि हुई है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था। तो बिहार में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना, वो देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 है। तो यहाँ 11,1106 याद रखिएगा और अरुणाचल प्रदेश का 17 याद रखिएगा। देखिए कितना अंतर है, अंतर देखिएगा।
केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व तो दिल्ली का है, इसका भी देखिएगा। ठीक है, 320 कैसे लोग रहते होंगे, ये ऐसे 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 रहते हैं। ठीक है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक यहाँ रहता होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे रहता होगा। बिहार में भी ऐसे ऐसे रखते होंगे, थोड़ा सा दूर दूर, इतना नहीं। दिल्ली वाला ये है। न्यूनतम जनघनत्व अंडमान और निकोबार में 46 है। ठीक है, तो न्यूनतम जनघनत्व अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो अंडमान निकोबार में 46 है और दिल्ली में 11,320। करें 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में उनके नगरीकरण अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में व्यवस्थित। अब देखिए, कह रहे नगरीकरण कहाँ होगा सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में नगरीकरण है सबसे ज़्यादा, फिर पश्चिम बंगाल में, डेटा मत ये मैंने याद रखना है, ज़्यादा दिमाग रहने दीजिए, लगाने पर नहीं तो भूल जाएंगे सब कुछ। ये पहले महाराष्ट्र में नगरीकरण जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में मतलब क्या है, पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर क्या है उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करना है। तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। इसके बाद कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक, ये देखिए महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कहाँ पर महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश, गुजरात है। अब यहाँ पर देखते हैं, करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या परसेंट थी। करें अगर भारत की कुल नगरीय जनसंख्या देखा जाए, महानगरों की जनसंख्या कितना, 42.61, याद रखेंगे कितना है, 42.61% थी। उल्लेखनीय है कि 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर की संज्ञा दी जाती है। तो जो 10 लाख होंगे या 10 लाख से ऊपर होंगे उनको क्या किया जाएगा, महानगरों की संज्ञा दे दी जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या परसेंट न्यूनतम है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा गांव में लोग रहते हैं। तो भारत में नगरीय जनसंख्या का परसेंट 31.2 है। ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। राज्यों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या परसेंट हिमाचल प्रदेश में 10%, जबकि अधिकतम गोवा में 62.2% है। ये याद रखेंगे कितना, 62.2%। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है, अभी हमने बताया है, निवास करती है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या। अब यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश ये वाला मत याद रखिएगा, यहाँ पर ये सोचिएगा, अभी हमने यहाँ पर क्या बताया कि नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये वाला आपका सही होगा विकल्प। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करती है, और दूसरा कहाँ पे ये निवास करती है, ये उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से। और ये कहाँ है, ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो ये वहाँ पर अलग है, वहाँ अगर मतलब वो क्वांटिटी ले लिए गए हैं, वहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन अगर देखा जाए मतलब यही इतना एरिया है, इतना ही एरिया है महाराष्ट्र का, तो इतना पूरा जनसंख्या नगरों में निवास करती है, या पश्चिम बंगाल की इतना पूरा एरिया, बाहर इसका एरिया बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोग ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, निवास करते हैं, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जनसंख्या जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करती है, दूसरा उत्तर प्रदेश में। दोनों समझिएगा क्वेश्चन, नहीं तो एक ही में मत मिलाइएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर में द्वितीय स्थान पर है। करें साक्षरता दर भी दूसरे स्थान पर है, तो ये मिजोरम की साक्षरता दर क्या है, दूसरे स्थान पर है, कितना है 91.3, और नगरीकरण 52.1% है। ठीक है, दोनों ही दृष्टि से दोनों ही राज्यों में दूसरे स्थान पर, जबकि साक्षरता की दृष्टि से केरल और नगरीकरण की दृष्टि से गोवा प्रथम स्थान पे है। तो नगरीकरण में गोवा में गांव नहीं मिलेंगे आपको, शहर ही शहर मिलेगा। तो ये याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 11 तक कितनी वृद्धि हुई थी। करें उत्तर प्रदेश में 2001 से 11 तक की वृद्धि, तो 11.45%, ये भी याद रखेंगे 11.45% ये है वृद्धि हुई थी। 1 से 11 के बीच में 11.45% की वृद्धि हुई थी।
उल्लेखनीय है कि 2011 एक की जनगणना में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 56.36% थी। 2011 में की जनगणना में 11.41% की वृद्धि के साथ 67.68 हो गई है। अब यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद में साक्षरता दर सबसे अधिक है। लिखा गया ना, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता देखिए 67 यहाँ लिख दीजिए, ऊपर 10 बढ़ा दीजिए, 77 नीचे 10 घटा दीजिए, तो ठीक है 57 हो जाएगा। बस महिला वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये और पुरुष वाला क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा। ठीक है, 67 77 नीचे घटाएंगे 57। ठीक है, तो ऐसे ही कर लीजिएगा। साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जिलों का अवरोही क्रम में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद है। अवरोही क्रम में इस प्रकार श्रावस्ती, आरोही क्रम में सबसे कम साक्षरता आरोही या श्रावस्ती में, फिर बहराइच में सबसे कम, फिर बलरामपुर में साक्षरता कम, बलरामपुर में। इसके बाद कहाँ पे है आपका बदायूं में, बदायूं के बाद रामपुर में। यहाँ पर साक्षरता कम है, तो सब कुछ याद कर लीजिए, याद हो जाना चाहिए। श्रावस्ती में, फिर बहराइच में, फिर बलरामपुर में, बदायूं में, रामपुर में साक्षरता दर आरोही क्रम में, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ। अब यहाँ पर अवरोही में, ठीक है, सबसे गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता, फिर कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर ये आगे 3 4 थे नहीं, तो यहाँ गाजियाबाद लगा दिए। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, पॉलिटी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। कह रहे हैं अस्पृश्यता, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 17 है। भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, 12 से 35 तक कहा गया है। 6 मौलिक अधिकार को कहाँ पर कहा गया है, 12 से 35 में, और भाग 3 है। अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रथम मौलिक अधिकार समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर, अनुच्छेद 14 से 18 तक के में प्रथम मौलिक अधिकार समता के अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद और उनके संगत निम्नवत है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ लिखा गया है विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का परिच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, 16 कहता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत क्या कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत क्या कहता है, अनुच्छेद 18 कहता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि विधानमंडल और मंत्रिपरिषद के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो बताइए, अगर किसी राज्य के मतलब मान लीजिए कोई राज्य है, अगर उसमें बनाना है कि कितने अधिकतम लोग होंगे और कितने न्यूनतम लोग होंगे, तो ये 60 और 500 हो सकते हैं। किस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य में 60 न्यूनतम हो सकते हैं और 500 अधिकतम हो सकते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, 170(1) के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिकतम और 160 से न्यूनतम सदस्य मिलकर बनेगी। अर्थात अनुच्छेद 333 के अनुसार आंग्ल भारतीय की विधानसभा में नियुक्त सम्मिलित करते हुए संख्या 500 होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में ये क्या हुआ, हट गया, मतलब वर्तमान आंग्ल भारतीय हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा, तब ये अब कम हो जाएगा। ठीक है, 2 हटा दीजिएगा और क्या। यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं स्थापना वर्ष, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, तो ये कब स्थापना हुई थी, 1963 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की 1964 में हुई थी। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की बैठक कानून कब आया, तो 1988 में, और परिवर्तन निर्देशालय 1956 में। तो ये आपका ये गलत था, इसलिए आयोग को बाहर कर दिया गया, लेकिन ये वाला आपका सही है। ठीक है, अन्वेषण ब्यूरो 63 में, सतर्कता 64 में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में आया था, परिवर्तन निर्देशालय
आपका 1956 में आया था, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन करें, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, वो क्या, मोरारजी देसाई। ठीक है, पहली बार 1967 में लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी। अब यहाँ पर दिया गया है, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जनवरी 1966 में किया गया था। बाद में 1967 में इस आयोग के अध्यक्ष कौन, के हनुमंता को बनाया गया। किसकी, के हनुमंतैया को बनाया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही सर्वप्रथम भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया। अब देखिए, लोकपाल केंद्र में होता है, लोकायुक्त कहाँ होता है, ये राज्य स्तर पर होता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया। इसके अध्यक्ष बीरप्पा मोइली थे। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो सबको याद रहता है कि प्रथम सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में किया गया। बाद में 1967 में इसके हनुमंतैया बन गए, लेकिन ये वाला बीरप्पा मोइली नहीं याद रहता। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष बीरप्पा मोइली थे। अब यहाँ पर देखते हैं, करें पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन की संशोधन अनुसूची। यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वो कौन है, ये बताना है। तो वो कौन है, दिल्ली और पुडुचेरी है। ठीक है, तो 17वें संविधान संशोधन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, और वो कौन कौन से हैं, वो दिल्ली है और पुडुचेरी है। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन अधिनियम के भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं में सदस्यों में शामिल किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ये याद रखना है। समझिए, मतलब आया, मतलब ये जो राष्ट्रपति का मान लीजिए चुनाव होता है, तो उसमें संसद चाहे राज्यसभा होगा या लोकसभा होगा, उसके जो सदस्य होंगे वो भाग लेंगे। विधानसभाओं के जो भी निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद नहीं भाग लेता, इतना याद रखेंगे। और पुडुचेरी दिल्ली के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सभी निर्वाचित होंगे, कोई मनोनीत वाला यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है। जो कह रहे हैं यहाँ पर, इसका प्रावधान आर्टिकल 243(3) में दिया गया है। तो संविधान के 243(3) में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या कम से कम 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। कहीं कहीं आधा दे दिया, कहीं कहीं नहीं, बहुत ही राज्यों में आधा कर दिया गया है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्र अनुपात से आवंटित किए जा सकेंगे। इस प्रकार प्रश्नागत कथन एक सत्य है, जबकि अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट आरक्षण की अवधि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व और SC/ST के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है, न कि पंचायतों से। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 2 असत्य है, ये याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा गया है 334 अवधि समाप्ति पर नहीं होगा, ये तो आपका गलत ही है। अब यहाँ पर देखिए, कहा भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। कर इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। मतलब पंचायतों को स्वशासन की संस्था 73वें में कह रहे हैं। दूसरे में क्या कर रहे हैं, कर इसमें शहरी स्थानीय निकाय को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो याद रखिएगा, जो 73वां है 1992 में हुआ था, वो भाग 9 तथा एक नई अनुसूची, ग्रामीण अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें 29 विषय थे। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा था, एक मिनट, 73 संविधान कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पहला वाला तो सही है। यहाँ शहरी वाला जो आपका कह रहा है, शहरी स्थानीय संस्कार, ये 74वां है। 74वां संविधान शहरी संस्थाओं
को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। शहरी स्थानीय सरकार को 18 विषय से संबंधित कार्य दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो सत्य है, दूसरा गलत है, तो ये दूसरा गलत है। यहाँ 18 विषय होंगे शहरी में, और वो गांव वाले में कितना होंगे, 29 विषय होगा पंचायत वाले में। और ये वाला आपका 74वां संविधान संशोधन था, वो वाला कौन था, 73वां संविधान संशोधन था, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर देखते हैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। तो जो उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है वो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और औसत परिवर्तन को, उत्पादक कीमत सूचकांक उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक की संरचना कार्यविधियाँ सुझाने के लिए 21 अगस्त 2014 को प्रोफेसर BN गोलदार की अध्यक्षता में गठित की गए एक कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 2017 को प्रस्तुत कर दी थी। देखिए यहाँ 54 नंबर का क्वेश्चन, कृषि उद्योग और व्यापार से संबंधित क्वेश्चन आता है। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है। मतलब कौन सा राज्य है जो चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर, पंजाब है। ठीक है, जो पंजाब क्या होता है सबसे ज़्यादा करता है, फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये चेंज होता रहता है, देख लीजिएगा नया डाटा। करें फसल पौधारोपण और सर्वाधिक उत्पादक। अब देखिए जूट कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कह रहे हैं रबर कहाँ होता है, तो रबर का कब सबसे ज़्यादा केरल में होता है, कर्नाटक, केरल, ये सब रबर के क्षेत्र है। चाय कहाँ पर, तो चाय असम में सबसे ज़्यादा होता है। गन्ना अपने उत्तर प्रदेश में होता है, गन्ना यही है दिया गया है, जूट पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और चाय कहाँ पर, असम में दिया गया है, और गन्ना उत्तर प्रदेश में, रबर केरल में दिया गया है। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, सहभागी नहीं है, तो इफको नहीं है। नेफेड काम करता है, कृषि जो सामान होते हैं उनका आयात निर्यात कौन करता है, नेफेड का काम होता है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन होता है, MMTC। नेफेड स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, MMTC कृषि उत्पादों के प्रमुख निर्यात संस्थाएं हैं, जबकि इफको मुख्यतः रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और निर्यात से संबंधित संस्था है। उल्लेखनीय है कि खनिज और धातु व्यापार कॉरपोरेशन, MMTC ने 1963 में स्थापित भारत की प्रथम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था है जिसे सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा प्रदान किया गया है, और यह पहला ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जिसे निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान हेतु गोल्डन सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा दिया गया है। भारत में खनिजों के निर्यात करने वाला सबसे बड़ा निर्यातक है। यह संस्था भारत में कृषि उत्पादों का अग्रणी निर्यातों और आयातकों को भी शामिल करता है। कंपनी के थोक निर्यात में चावल, गेहूं, दालें, चीनी, चाय, कॉफी, जूट आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है, तो कौन सा दलाल सट्टेबाज नहीं है। दलाल हुआ स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करता है, न कि सट्टेबाज का। उल्लेखनीय भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के 4 प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं। वो कि एक स्टैग होता है, एक लेमडक होता है, एक तेजड़िया होता है, एक मंदड़िया होता है। तो याद रखिएगा स्टैग, लेमडक, तेजड़िया और मंदड़िया, ये 4 प्रकार के सट्टेदार होते हैं। ठीक है, सट्टेबाज होते हैं, स्टैग, लेमडक, तेजड़िया, मंदड़िया। अब देखिए साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए साइंस का क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, तो ये डायनमो है। डायनमो क्या करता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा ना, इसको विद्युत ऊर्जा में, जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है। डायनमो चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। केल्विन पैमाने के हिमांक को 273
तथा भाप बिंदु को 273 के अंकित किया जाता है। इनके बीच अंतर को दूरी के 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। तो इस पर केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। 0 केल्विन का अर्थ होता है 273 डिग्री सेल्सियस माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये याद रखिए, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं को गतिज ऊर्जाओं और अनुपात 4:3 है, तो इनके वर्गों का अनुपात क्या होगा, तो ये बताइए। तो इनके वर्गों का अनुपात 2:3 होगा। ये यही है कि देखिए समान द्रव्यमान और उनके वेग v1 है, तो 1/2 m v1 स्क्वायर, अब 1/2 m v2 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, तो कितना है 4:, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 4 का 2, 4/9 है, तो इसका 2 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3। यहाँ लिखा गया ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं होती है, ये ताप की इकाई, सेंटीग्रेड ताप की इकाई होती है। चाहे अर्ग हुआ चाहे ऊष्मा की इकाई सीजीएस इकाई है। कैलोरी और जूल ऊष्मा की एसआई इकाई है। कैलोरी, जूल, अर्ग ऊष्मा की इकाइयाँ होती हैं। कैलोरी होता है, जूल होता है, अर्ग होता है। सेंटीग्रेड कई लोग लगा के चले आए होंगे, कन्फर्म है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है, शाकनाशी कौन सा है, ब्यूटाक्लोर शाकनाशी रसायन होता है। देखिए ब्यूटाक्लोर जो खेत में डालते होंगे उनको पता होगा। जबकि क्लोरोपाइरीफॉस खरपतवारनाशी, कार्बेडाइजिन कवकनाशी है, और क्यूनालफॉस और कीटनाशी रसायन होता है। याद रखेंगे, क्यूनॉलफॉस कीटनाशी रसायन होता है, कार्बेडाइजिन कवकनाशी रसायन होता है, क्लोरपाइरीफॉस खरपतवारी नाशक होता है। याद रखेंगे। 63 नंबर का क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, तो पीबीसी। याद रखिएगा, कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, वो पीबीसी है। ठीक है, जैव निम्नलिखित पदार्थ उसे कहा जाता है जो प्राकृतिक एजेंट जैसे कवक हुआ, बैक्टीरिया हुआ, पराबैंगनी कीड़े आदि की सहायता से विघटित होते हैं। जैसे सेलुलोज हुआ, स्टार्च हुआ, प्रोटीन हुआ आदि वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं, उन्हें गैर निम्नीकृत कहते हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे स्क्रैप धातुएं होती है, पीवीसी प्लास्टिक होती है। गैर निम्नीकृत पदार्थ पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं। पॉलीथीन होती नहीं होता, देखते हैं वही से पड़ा रहता है। करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एल्युमिनियम बॉक्साइड एकदम सही है, जिंक आपका कैलेमाइन एकदम सही है, आयरन हेमेटाइट एकदम सही है। अगर कॉपर की बात करें तो पाइराइट और क्यू पाइराइट होता है, तो पाइराइट्स होता है कॉपर का अयस्क और क्यू पाइराइट्स होता है, ये याद रखिएगा। ये तो याद ही रहता है, पारा का सिनेबार याद ही रहता है, जिंक का कैलामाइन याद रख लेंगे, और आयरन का हेमेटाइट तो याद ही रहता है। ठीक है, तो जबकि सिनेबार पारे का, तो हेमेटाइट याद रखिएगा, मैग्नेटाइट याद रखिएगा, सब आयरन के हैं। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है, तो समुद्री घास किसका है, आयोडीन का मुख्य स्रोत है। तो समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन। समुद्री घास जो होता है वो आयोडीन का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो बढ़ते हुए शिशु के मस्तिष्क और विकास और थायराइड की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होता है। यह शरीर के तापमान को विनियमित करता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। चूँकि आयोडीन शरीर में जमा नहीं रह सकता, इसलिए इसे दैनिक आधार पर लेना पड़ता है। यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो किसके लिए, ऑक्सीजन की। आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है, नहीं। आपको ऑक्सीजन CO2 चाहिए, जल चाहिए, आपका ग्लूकोज बन जाएगा, जल बन जाएगा और O2 निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और हरित लवण की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। किसके प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या निर्मुक्त होती है, ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। अब यहाँ पर देखते हैं
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? अब देखिए, अमर बेल क्या होता है? तो अमर तना परजीवी होता है। चंदन क्या होता है? ये जड़ परजीवी होता है। दोनों परजीवी होते हैं, लेकिन एक तना होता है, एक जड़ होता है। ठीक, स्टीम होता है, एक रूट होता है। आर्कटिक क्या होता है? अधिपापक, ईपीफाइट होता है, ये आर्कटिक अधिपादप होता है। घट जो परडी होता है ये गलत होता है। जो घट परडी होता है ये आपका कीट भक्षी होता है। ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक, ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो इसी में कीट आता है, ये नीचे निकल जाता है, कीट आता है नीचे चला जाता है। तो अमरबेल तना परजीवी होता है। चंदन क्या होता है? जड़ परजीवी होता है। आर्कटिक एपीफाइट होता है। खटपटे नेफेंथिस, नेफेंथिस कीट भक्षी होता है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है? तो कौन सा एस्ट्रोजन आपका क्या होता है? वो स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। देखिए, दो चीज़ें होते हैं महिलाओं में। देखिए, मुख्य रूप से अंडाशय से उत्पन्न एस्ट्रोजन महिलाओं में प्रजनन और यौन विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। और यह दो प्रकार के होते हैं, एस्ट्राडियोल होता है, एस्ट्रियोल होता है। एंड्रोस्टेरॉन और टेस्टोरॉन नर हार्मोन होता है। टेस्टोरॉन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके पेपर में, ये याद रखिएगा। टेस्टोरॉन के बारे में दो ही पूछा जाता है, एस्ट्रोजन पूछा जाता है, एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है और टेस्टोरॉन नर में होता है। जबकि थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन होता है। यहाँ पर देखते हैं, लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कह रहे हैं कौन सा युग्म, सिंपल ही क्वेश्चन है। विटामिन डी सूखा रोग हो जाता है। विटामिन सी मसूड़ों में खून आता है, स्कर्वी जिसको कहते हैं। विटामिन ए गठिया नहीं होता है, ये इसमें रतौंधी रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो गठिया रोग होता है ना, देखिए आजकल में लोग बहुत ज़्यादा गठिया रोग होता है, उसमें यूरिक एसिड जम जाता, ठीक है, यूरिक एसिड शरीर में जम जाता है जिससे गठिया रोग हो जाता है। अब यहाँ पर ये तो ये B1 को थाइमीन रासायनिक नाम है B1 का, ये याद रखिएगा। विटामिन डी का कैल्सीफिरॉल है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहे हैं क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइनासी होता है। क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी होता है। क्यूनिन क्या होता है? मलेरिया रोधी होता है। एस्पिरिन क्या होता है? निश्चेतक होता है। तो ठीक है, ये गलत है आपका, एस्पिरिन निश्चेतक नहीं होता है। एस्पिरिन क्या होता है? दर्द निवारक होता है, ये याद रखिए। निश्चेतक मतलब ये शून्य कर देता, शून्य नहीं करता एस्पिरिन। एस्पिरिन दर्द निवारक दवा होती है। क्यूनिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मलेरिया रोधी होता है। अगर एक सामान्य 70 ग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा लगभग होती है, तो रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? लगभग 5000 मिली होती है। अब यहाँ पर देखिए 4.9 किलोग्राम लगभग, मतलब केजी होती है, ये याद रखिए, बी का सही है। एक सामान्य वर्ष के मनुष्य रक्त की मात्रा उसके कुल भार का लगभग 7% होता है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? तो प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में कौन विघटित करता है? तो ये पेप्सिन करता है। देखिए, लैक्टेस एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विघटित करता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। और यूरिएस एंजाइम यूरिया का जल अपघटन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में करता है। जबकि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीनों को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्लों में विघटित करता है, ये याद रखेंगे। प्रोटीनों को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्लों में विघटित कर देता है पेप्सिन। अब देखिए, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जीवाणु भोजियों के संबंध में दोनों ही कथन आपके सही हैं। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। ठीक है, तो वायरस जीवाणु भेजी, आपको जीवाणु मत समझिएगा, ये गंगा नदी में पाए जाते हैं, बैक्टीरियोफेज जिसको कहते हैं, जो क्या कहते हैं जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, खा लेते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्रयुक्त होते हैं, दोनों ही सही है। देखिए, लिखा है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी ऐसे विषाणु होते हैं जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित होते हैं और उन्हें संक्रमित करते हैं। उनमें डीएनए पाया जाता है
और आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सत्य हैं। अब देखिए एग्रीकल्चर से, पशुपालन से, डेयरी से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशा क्या कहलाता है? गॉसमर रेशा कहलाता है। मकड़ियों द्वारा, देखिए मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशे को गॉसमर रेशम कहा जाता है। जर्मनी के अर्लेंगन न्यूरेमबर्ग स्थित फ्रेडरिक अलेक्जेंडर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार गॉसमर रेशम कृत्रिम हृदय के ऊतक बनाने में कारगर हो सकता है। उल्लेखनीय है कि रेशम की संरचना व यांत्रिक स्थिरता देने का कार्य फाइब्रोनिन प्रोटीन करता है। याद रखेंगे, रेशम की संरचना व यांत्रिक स्थिरता देने का कार्य फाइब्रोनिन प्रोटीन करता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। कह रहे हैं कि सरसों वरुणा प्रजाति होती है, मटर की सपना प्रजाति होती है, अलसी की सूर्या होती है, तो सूर्या अलसी की नहीं होती है। मूंगफली की कौशल होती है, एकदम सही है। जो सूर्या होती है वो पपीता होता है, याद रखिएगा। मतलब पपीता जब पक जाता है तो वो मतलब तो रेड होता है ना, ऐसे याद कर लीजिए। सूर्या, सरसों, वरुणा, मटर, सपना, मूंगफली, कौशल। अलसी की प्रजातियाँ कौन कौन सी होती हैं? गरिमा होता है, श्वेता होता है, शुभ्रा होता है, लक्ष्मी 27 होती है। पद्मिनी, शेखर, शारदा, मऊ, आजाद, गौरव, सिख, रश्मि, पार्वती और रुचि। अलसी की बुवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक की जाती है। इसकी बुवाई की बीज दर देशीय प्रजातियों के लिए 30 किलोग्राम हेक्टेयर है, द्विउद्देशीय प्रजातियों के लिए 50 किलोग्राम हेक्टेयर है। यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहे हैं झूठ कंड, फॉल्स स्मट जौ में पाए जाने वाला रोग है। तो ये आपका सी वाला आपका सही है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है। गेहूं में पाए जाने वाला रोग होता है, तो गेरुई क्या होता है? गेहूं में पाए जाने वाला रोग, एकदम सही है। अगैती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग होता है। अगैती झुलसा देखते नहीं, आलू झुलस जाता है। खैरा धान में पाए जाने वाला रोग होता है। तो ए बी डी आपका सही है, सी वाला गलत है। यहाँ क्या कर रहा है? फफूंदी जनित झूठ कंड फॉल्स स्मट का संबंध धान की फसल से, ठीक है, जौ में नहीं होता है, धान से होता है, ना कि जौ से होता है। तो ये गलत है। शेष फसलों में संबंधित विरोध सही है। साइंस एंड टेक देखते हैं। लाइफ आई से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे हैं, पहले जो सही है उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं लाइफ आई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी, प्रकाश तद्रुपता। तो लाइट फिडेलिटी याद रखिएगा। भारत में लाइफ आई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया। देखिए ये सब करंट से बना है क्योंकि 18 में ही पेपर हुआ था। लाइफ आई द्वारा 10 GB सेकंड पर डेटा को 1 किलोमीटर परिधि में भेजा जा सकता है। तो ये भी सही है। ये डी इसका ऑप्टिकल फाइबर, ये तो गलत है। ऑप्टिकल फाइबर वाईफाई, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर वाईफाई में लगता है, नहीं लगता, वैसे ये भी है। लाइफ आई वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है। इसमें डेटा के संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED का प्रयोग किया जाता है। 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अभी साइंस एंड टेक में, मतलब इसी से रिलेटेड नहीं, साइंस टेक में जो भी आपके होंगे वो पढ़िए। ठीक है। अब मैं तो आपको क्रॉनिकल करवाने वाला हूँ। इस मंथ का जो क्रॉनिकल आएगा लगभग 4-5 तारीख तक आता है, उसको मैं पूरी तरह से आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है। अब क्या, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो ट्राई किसकी? दूर संचार क्षेत्र की। ट्राई निम्नलिखित किस क्षेत्र की संस्था है? तो दूरसंचार की। भारत में दूरसंचार सेवाओं पर नियंत्रण हेतु भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1957 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 1997 में कहा गया। इसका संबंध भारत में दूरसंचार सेवाओं के उन्नयन और विकास से है। अब देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान और राज्य कौन इनान्तकी। देखिए जो भी आपको दिया गया है वो बहुत कम पढ़ते होंगे, तो ऐसे मत पढ़ा करिए जो आपको याद रहे, फिर वही दोबारा आप पढ़ रहे हैं। ऐसा पढ़िए जो आपको नहीं पता हो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? कह रहा है कि
इंतानकी ये कहाँ पे है, नागालैंड में है। बेतला कहाँ पर, ये तो पता होगा, झारखंड में। सिरोही कहाँ पर है, मणिपुर में। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिरोही मणिपुर में। गुइंदी कहाँ है, तो गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में पड़ता है, ये याद रखेंगे। गुंदी गुइंडी। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जैव मंडल। जैव मंडल सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जल मंडल, जैव मंडल में सब कुछ आ जाता है, मतलब जैव मंडल ये पूरी पृथ्वी, इसमें जल होगा, इसमें जीवोम होगा, स्थल होगा, हर चीज़ होगा, लेकिन जैव मंडल सबसे बड़ा होता है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जैव मंडल है। जैव मंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है, जिसके अंतर्गत जंतुओं और वनस्पतियों का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। जीवमंडल मुख्य रूप से तीन संगठनों से निर्मित होता है: जैविक संगठक, अजैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। अब जैविक में अभी हम इस समय इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। जैविक में कौन, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब जैविक में आ जाते हैं। अजैविक में कौन से आता है, अजैविक में आपके जैसे आपका जल हुआ, मिट्टी हुआ, ये सब, सूर्य की रोशनी हुआ, वो अजैविक में आ जाते हैं। ऊर्जा संगठक, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, वो आ जाते हैं ऊर्जा संगठक में। अब देखिए यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें, स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स स्तर का उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। पहला तो आपका सही है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको प्राथमिक उत्पादकता। द्वितीय उत्पादकता के संबंध में परपोषी विषम पोषण स्तर उत्पादन होता है, तो हाँ परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है, वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर का स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है, तो वो घटती है। हमेशा आप एक नियम पढ़े होंगे, लिंडेमास का 10% का नियम, ठीक है। तो वो क्या कहता है, मान लीजिए ये आपका घास है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका घास है। घास को कौन खा रहा है, तो घास को आपका ये बकरी खा रही है, ठीक है। तो ये घास को बकरी खा रही है, मतलब कैसे ही, और इस बकरी को कौन खा रहा है, तो बकरी को मान लीजिए शेर खा रहा है, शेर को कौन खा रहा है, चील खा रहा है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए 10,000 अगर आपके पास, इसके पास घास के पास एनर्जी मतलब ऊर्जा रहेगी, तो इसका 10% बकरी में आएगा, तो 10% कितना हो जाएगा, 10,000 का 1,000। फिर बकरी से किसका आएगा, शेर में आ जाएगा, तो शेर में कितना आ जाएगा, इसका 10% तो 100 आ जाएगा। फिर इसका 10% किस में आ जाएगा, चील है यहाँ पर, चील, तो चील का 10% किस में, 10 आ जाएगा, और चील को डिकम्पोजर खा रहे हैं, तो इसका 10% यहाँ 10 में ये 1 आ जाएगा। फिर ठीक है, तो ऐसे घटता जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र से ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में घटती है, ना कि बढ़ती है, घटती है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है, यह पारिस्थितिकी उत्पादकता के उत्तरोत्तर पोषण स्तरों की में जाती है। इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। इसके लिए रेमंड लिंडमैन 10% का नियम बताता है, जिसके अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का 10%, वही जो हमने बताया वही बता रहे हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है, कह रहे हैं किस प्रकार के वनों में, तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, जैसे ये आपका पेड़ पौधा होता है, वो सॉरी ये आपका पृथ्वी होता है, इक्वेटर है जो आपका गुजरता है, अमेजन के जंगल से गुजरता है, कांगो बेसिन से गुजरता है, आपका इंडोनेशिया से गुजरता है, तो यहाँ पर देखेंगे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। भूमध्य रेखा के दक्षिण और उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये पादप प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि इनमें वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान रहता है, हमेशा वर्षा होती है, तापमान हाई रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, फिर बारिश हमेशा होती रहती है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान देखते हैं। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है, उत्तर प्रदेश किसमें, गेहूं में अग्रणी उत्पादक, आलू में है, गन्ना में है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूध में भी हम सब हैं, ठीक है, तो कई चीज़ों में है, दूध में भी हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू शीर्ष उत्पादक राज्य है, जबकि 2020-21 में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और मूंगफली शीर्ष उत्पादक राज्य गुजरात है।
चावल का सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का है। कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? वाराणसी में, ये याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। दीनदयाल हस्तकल संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में अवस्थित है। उल्लेखनीय इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी, जिसे 2022 में 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव वित्त मंत्री द्वारा 2014-15 के बजट में किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो ये मथुरा में अवस्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौरक्षा अनुसंधान मथुरा में अवस्थित है। यहाँ देखिए, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में है। नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। उल्लेखनीय है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में अवस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये उस समय का था। अभी का जो बजट है वो ये पढ़िएगा। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, तो ये गलत है। आपका ए तो सही है, आर गलत है। जो आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो ये जो आपका ये वाला एरिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये वाला एरिया है। यहाँ पर पूर्वी उत्तर मतलब भोजपुरी जो भाषा है, यहाँ पर लगभग बलिया हुआ, आपका गोरखपुर हुआ और कुशीनगर हुआ, तो ये आपके वहाँ पर भोजपुरी लगभग बोली जाती है, ठीक है। तो ये लोक भाषा एकदम सही है, दूसरा गलत है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा, जबकि कारण असत्य है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी बोलने जानते हैं ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो लखनऊ जो होता है दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद शहर दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है, दशहरी आम को भौगोलिक संकेत का विशेष कानूनी दर्जा जीआई टैग प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। करें उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो ये कौन सा? ये इलाहाबाद नहीं है। तो आगरा भी है, खुर्जा भी है, मेरठ भी है निकास विकास केंद्र। प्रश्नगत बिल्कुल इलाहाबाद के अतिरिक्त शेष तीनों निर्यात विकास केंद्र है, जिसमें निर्यात विकास केंद्र में वस्तुओं का विवरण है। आगरा हुआ, आगरा सिल्क कारपेट है, हस्तलिप सामान है, संगमरमर उत्पाद है, बैग, खुर्जा पॉटरी, सिरेमिक टाइल्स आदि है। मेरठ टेक्सटाइल, खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण आदि, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदाधारण अवधि कितनी है? तो 8 वर्ष। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदाधारण अवधि कितनी होती है? 8। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पदाधारण वर्तमान 8 वर्ष से, पूर्व में इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसे लोकायुक्त या लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। उल्लेखनीय है, किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश से की जाती है। ये वाला एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, 92 वाला क्वेश्चन, ठीक है। शायद कुछ घटाया बढ़ाया गया है फिर। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन विचार कीजिए। कन्नौज इस इत्र का शहर है? हाँ सही है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, ये गलत है। सभी निवासी थोड़ी है, जब मान लीजिए किसी शहर में ये चीज़ ज़्यादा होती है तो सभी लोग थोड़ी वो बनाते होंगे। तो यहाँ का ए सही है, आर गलत है। बस एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है इसमें। करें उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों के विचार कीजिए और नीचे दिए गए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? केवल 2, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और औद्योगिक अनुमोदन। तो क्या बी वाला सही है? उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के उद्देश्य के अंतर्गत संदर्भ में प्रश्नगत कथन 2 सत्य है, जबकि कथन 1 असत्य है, क्योंकि इस विभाग का संबंध औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन नहीं है। उल्लेखनीय है, मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य राज्य में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करना है। यहाँ देखिए, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये किस शहर में हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था, ये याद रखिएगा। बनारस घराने से संबंधित
प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि सम्मानों से सम्मानित गिरिजा देवी 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में मृत्यु हो गई। अब यहाँ देख, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो ये बलिया है। हाँ, भोजपुरी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला बलिया तथा शामली है। पश्चिमी देखिए, उत्तर प्रदेश से मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा? यहाँ पर सबसे पूर्व में पश्चिम में कौन सा? शामली है। और यहाँ पर सबसे ये क्या ऐसे बना है? यहाँ पर क्या है? बलिया है। तो याद रखेंगे। और सबसे दक्षिणी जिला आपका, वो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, मतलब उत्तर में सबसे ऊपर, और सबसे दक्षिणी जिला नीचे सोनभद्र है। बलिया की पूर्वी सीमा बिहार से के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सीवान से घिरी हुई है। 97 देखिए, शहर और विशेषता। वाराणसी किसका है? संस्कृत और धर्म का शहर है, सही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, सही है। झांसी क्या है? ये औद्योगिक शहर नहीं है। चराई संस्थान यहाँ पर है। मुरादाबाद पीतल उद्योग है। झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, काष्ठ नक्काशी हेतु एक काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये सहारनपुर, ठीक है। लकड़ी के सामान ज़्यादा है यहाँ पर। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर प्रदेश का काष्ठ नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% भाग प्राप्त करता है किया जाता है। सहारनपुर सूती वस्त्र, चीनी प्रसंस्करण, गत्ता निर्माण, कागज के लिए भी सहारनपुर प्रसिद्ध है। आज उद्योगों के लिए भी जाना, क्योंकि कागज के लिए कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हो तो इलाहाबाद में। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर देश में कुछ 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई है, जिनके विवरण इस प्रकार हैं, देखते हैं। लिखा गया, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज इलाहाबाद में। उत्तर क्षेत्र पर सांस्कृतिक केंद्र कहाँ? पटियाला में है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक दीमापुर में है। पूर्वी क्षेत्रीय कोलकाता में है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक नागपुर में है। और दक्षिण क्षेत्र का संस्कृत तंजावुर में है। कारण उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? अब क्यों कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी संस्थान है, सही है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। अब देखिए, जब तीसरा का उत्तर चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिल ज़्यादा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की तुलना में कम है, क्योंकि चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में, ना कि उत्तर प्रदेश में। चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान पड़ता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। यह है अभियांत्रिकी यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर जो तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये 1 घंटा लगभग 50 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो ये अब रीजनिंग अगर बताएंगे तो हम आपको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसको किसी और वीडियो में बता देंगे। एक बार आप देख लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। जिनके पास बुक नहीं होगी, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, मैं बताऊँगा ज़रूर इसको। आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी करवा दूंगा, सभी क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन अभी अगर करवाऊंगा तो लगभग 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, 2.5-3 घंटे का। तो फिर उसका मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके एक बार एक एक करिएगा। इसके बाद मैं तो अब देखिए, यहाँ करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है इनको भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनने हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन। अभी ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कम आएंगे, थोड़ा सा जैसे पीसीएस प्री हुआ था वैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, देखिएगा, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कोई क्वेश्चन बजट से आए हैं। बजट अभी आएगा, मैं बजट करवा दूंगा हैंड रिटन नोट्स वाला। तो एक क्वेश्चन 140 नंबर का ये देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा युग्म सही समय। देखिए, इस प्रकार भी इस बार भी इसी टाइप का क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो पेपर रद्द हो गया। तो यहाँ पर क्या है, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान लखनऊ में है। सब ट्रॉपिकल अनुसंधान संस्थान
भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है ये। ठीक है, तो क्या है 140 नंबर का क्वेश्चन। बस ये वाला हिंदी वाला पेपर है, हिंदी वाला भी करवा देंगे आपका। तो यहाँ पर आज इतना ही आपका क्वेश्चन था, 140 नंबर जितना भी हो गया आपको यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, आप 1 से 2 बार इसको क्या करेंगे, स्पीड में देख लेंगे। जैसे ही स्पीड में आप देखेंगे पूरी तरह से आपको तैयार हो जाएगी, फिर आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 1 2 बार आप स्पीड में इसको देख लिए, एक बार तो ऐसे देख लीजिए, एक बार स्पीड में देख लीजिए। ठीक है, तो अभी आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।